नमस्कार, राम की रिपोर्ट के 24वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप सभी का प्यार खूब दिल खोल करके मिल रहा है। आप जो कमेंट्स हमें भेज रहे हैं उस हर एक कमेंट को हम पढ़ रहे हैं और आप जिस तरीके से इस कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने सुझाव भेज रहे हैं, उसका हम दिल खोल करके स्वागत करते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आज के नए एपिसोड पर। रूस यूक्रेन युद्ध की तीसरी बरसी पर अलग थलग पड़ते जा रहे यूक्रेन को एक नया बूस्ट मिला है। यूरोपियन यूनियन ने इस युद्ध में यूक्रेन का खुला समर्थन कर दिया है और यह भी जता दिया है कि अमेरिका भले ही इस युद्ध में यूक्रेन का साथ छोड़ चुका हो, लेकिन यूरोप अभी भी खड़ा है। इसे लेकर एक बड़ी घटना घटी है जिसने शायद रूस के माथे पर भी चिंता की लकीरें डाल दी हैं। भीषण युद्ध के बीच यूरोपियन यूनियन के कई नेता यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंचे, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक नया मोड़ लेती दिखाई दे रही है। यूरोपियन यूनियन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। यूरोपीय देश अब रूस के साथ ट्रंप की नरमी पर उन्हें आंखें दिखाना शुरू कर रहे हैं। यूरोपीय देशों ने साफ कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, वे इस युद्ध में यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे। कीव में यूरोपियन यूनियन के नेताओं की इस बैठक से अब साफ हो गया है कि वे ना तो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आएंगे और ना ही रूस की ओर से बार बार दी जा रही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की गीदड़ भभकियों से डरेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े इस युद्ध के बीच यूरोपियन यूनियन ने जो स्टैंड लिया है, उसने कहीं ना कहीं रूस को भी झकझोरने का काम किया है। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हौसले एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ये दावा कर डाला है कि रूस यूरोप की इस एकजुटता के बाद बदले की आग में सुलग रहा है और बहुत जल्द 5 यूरोपीय देशों पर एक साथ हमले करने की योजना बना रहा है। राजधानी कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा करने वाले ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के आधार पर यह तमाम बातें कही हैं। ज़ेलेंस्की ने यह दावा भी किया कि जिन 5 देशों पर यूक्रेन हमले की तैयारी कर रहा है, वे सभी पूर्वी यूरोप के देश हैं जिनकी जड़ें रूस से जुड़ी हुई रही हैं। उनका कहना है कि वो देश हैं जहां या तो अभी भी रूसी आबादी रहती है या वे कभी यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। हालांकि इस दौरान ज़ेलेंस्की शुरू में खुलकर किसी भी देश का नाम लेने से बचते दिखाई दिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे पुतिन का बहुत बड़ा षड्यंत्र बताया, जिसकी आड़ में वे अपनी सीमाओं का विस्तार करने के मिशन पर हैं। उन्होंने कहा कि ये पुतिन की विस्तारवादी नीतियों का हिस्सा है, जिसे पूरा करने के लिए वे आसपास के छोटे छोटे देशों को, जिसमें बहुत से यूरोपीय देश भी शामिल हैं, उनकी सीमाओं का अतिक्रमण या उसको कब्जाने के मकसद से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, जिसमें क्रीमिया का भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है, उसे कब्जाने के पीछे रूस ने यही तर्क दिया है कि ये रूस का अभिन्न अंग है, क्योंकि यहां पर रूसी भाषा भाषी और सांस्कृतिक तौर से रूस से जुड़ाव रखने वाले लोग रहते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि किसी के देश में घुसकर उसे कब्जाने का यही आधार है, तो फिर आगे पोलैंड, स्लोवाकिया, लातविया, एस्टोनिया और मोल्दोवा को भी संभावित तौर से इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वहां भी बड़ी संख्या में रूसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिनमें बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जो रूस की ओर से झुकाव रखते हों। इस तरह का बयान देकर ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन को सोचने पर मजबूर कर दिया है और इस तरह से उन्होंने रूस को भविष्य का एक विस्तारवादी संभावित खतरा बताते हुए आगाह भी किया है। यहां आपको बताते चले कि लातविया, एस्टोनिया और मोल्दोवा और पोलैंड के कुछ हिस्से ऐतिहासिक रूप से रूस के साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं, जबकि लातविया, एस्टोनिया और मोल्दोवा सोवियत संघ में पूर्ण रूप से शामिल थे। स्लोवाकिया साम्यवादी या कम्युनिस्ट देश रहा है, जिसकी रूस से भावनात्मक करीबी रही है। इसका प्रमाण यह है कि रूस खुद को
स्लाव लोगों का रक्षक बताता रहा है। लेकिन अब रूस और यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के खुद को अलग थलग करने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के सामने जो एक नई पटकथा लिखी है, उसने समूचे यूरोप को जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। और ऐसा होने पर वे रूस को किसी बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखने लगे तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। कुल मिलाकर इस युद्ध में यूरोपियन यूनियन का रूस विरोधी स्टैंड आग में घी डालने और युद्ध को शांत कराने की पुतिन की एक तरफा कोशिशों पर पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या यह समझा जाए कि यह तृतीय विश्व युद्ध का शुरुआती चरण है, जिसमें समूचा यूरोप एक तरफ, रूस जैसी महाशक्ति दूसरी तरफ खड़ी हो रही है? और कहीं ये ट्रंप की दूरदर्शिता तो नहीं कि उन्होंने इस तरह के हालात को पहले ही भांप लिया था और खुद को लफड़े से दूर करने और खुद को न्यूट्रल दिखाने के लिए युद्ध शांति के प्रयासों का स्वांग रच रहे हों? आखिर क्या है ये? इस बढ़ते तनाव की परिणति क्या होगी? कैसे होगा इसका अंत? क्या दुनिया 3 धड़ों में बंटने जा रही है, जिसमें एक तरफ यूरोपियन यूनियन, दूसरी तरफ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और तीसरी तरफ न्यूट्रल होकर तमाशाई बनने वाले अमेरिका और भारत जैसे देश होंगे? अगर वाकई ये तीसरे विश्व युद्ध का शुरुआती चरण है और तनाव बढ़ने वाला है, तो समझ जाइए दुनिया एक बहुत बड़े विनाश के मुहाने पर खड़ी होने जा रही है। ये तमाम जो घटनाक्रम है अपने आप में एक नाटकीय मोड़ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बात की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे कितना बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। बहरहाल ये तमाम बातें और तमाम संभावनाएं भविष्य के गर्त में छिपी हुई हैं। क्या होने वाला है? तमाम जो बुद्धिजीवी हैं दुनिया भर के इसको लेकर के चिंतन मंथन कर रहे हैं। आगाह किया जा रहा है कि इस तरह के खतरे को किसी तरीके से टाला जा सके। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने जिस तरह से स्टैंड लिया, वो जो है ट्रंप के एक तरफा युद्ध विराम की जो कोशिशें हैं उस पर पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल यहां पर सोचने की जरूरत है कि अगर ये तनाव जल्दी शांत नहीं होता तो दुनिया किस तरफ मुड़ेगी और क्या ये किसी बहुत बड़े विनाश की शुरुआत हो सकता है। इस पर चिंतन मंथन और गहन विमर्श की जरूरत है, खास तौर से उन देशों को जो अपने आप को इस पूरे घटनाक्रम में न्यूट्रल बनाए हुए हैं। खास तौर से अमेरिका और भारत जैसे देशों को भी सोचने की आवश्यकता है, जो तटस्थता की नीति पर आगे बढ़ते रहे हैं। और भारत की तो अंतर्राष्ट्रीय नीति है कि वो गुटनिरपेक्ष है। तो यहां पर जो है क्या भारत को भी कोई स्टैंड कायम करना चाहिए? क्योंकि अगर तृतीय विश्व युद्ध का खतरा पनपता है और अगर संभावित तौर से भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो दुनिया का कोई देश इससे अछूता नहीं होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से सभी पर इसका कहीं ना कहीं असर जरूर होगा। बहरहाल चिंताएं जारी हैं इसे लेकर के, और आगे क्या कुछ होता है इस पर भी हमारी बारीक नजरें बनी हुई हैं। राम की रिपोर्ट के साथ मैं फिर से 25वें एपिसोड में आपके सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन जो तमाम दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उनसे खास यहां पर गुजारिश कि अपना प्यार, अपना स्नेह इसी तरह से लुटाते रहिए। आपकी तरफ से जो कमेंट्स आ रहे हैं हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। जिस तरीके से आप इस कार्यक्रम की तारीफ करते हैं और जिस तरीके से हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा को और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।